Good morning, students. Myself Mahendra Sharma from Suraj School, Rewadi, PGT Political Science. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जुडिशरी के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि जुडिशरी क्या होती है। आपको ध्यान होगा कि लगातार जो हमने 3 चैप्टर्स 4th, 5th और 6th जो चैप्टर हमने रीड किए हैं वो किए हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में। कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग, और थर्ड हमने पढ़ा था जुडिशरी के बारे में। ओके, आज हम बात करेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? देखिए, फेडरलिज्म के रिगार्डिंग आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। 10th में भी आपका एक सिविक्स में एक चैप्टर होता था फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ पावर, कि पावर को बांटना। डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंटर और स्टेट में पावर को बांटना, ताकि कोई भी वो है देश है या कोई भी गवर्नमेंट है अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर पाए। क्योंकि अगर पावर को डिवाइड नहीं किया गया तो पावर सारी एक के पास रहेगी और वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए पावर को डिवाइड किया गया। और फेडरलिज्म का मीनिंग जनरली यही होता है कि डिवीज़न ऑफ पावर, एक नेशनल लेवल पर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट लेवल पर। ओके, तो इसके रिगार्डिंग हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फेडरलिज्म, नीड फॉर फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म की ज़रूरत क्या है। देखिए, फेडरलिज्म इज़ ए मॉडर्न कंसेप्शन, कि मॉडर्न कंसेप्ट है द फेडरल आइडिया, द प्लान ऑफ गवर्नमेंट of a number of contiguous territories in association and neither segregated or nor combined in one। कि फेडरल आइडिया जो गवर्नमेंट का जो प्लान है, इसमें जनरली क्या है कि काफ़ी टेरिटरीज होती हैं, यानी काफ़ी एरियाज़ होते हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब वो ना तो पूरी तरह से अलग हो सकते हैं कभी भी, और ना ही वो पूरी तरह से एक बन सकते हैं। मीन्स एक होता है वो मिलकर रूल करते हैं, लेकिन ना तो वो पूरी तरह से एक कह सकते हो कि वो एक ही यूनिट है, और ना ही वो आपस में अलग हो सकते हैं। ओके, इट वॉज प्रैक्टिसाइज इन एंशियंट ग्रीस, कि ये जो हमने अभी पढ़ा था ये एक पुराना आइडिया था जो कि एंशियंट ग्रीस में यूज़ किया जाता था। लेकिन आजकल अगर हम बात करें मॉडर्न में, इट हैज़ बीन एम्प्लॉयड ऑन ए लार्ज स्केल ड्यूरिंग लास्ट 2 सेंचुरी, कि लास्ट 2 सेंचुरीज से वर्ल्ड का लगभग हर कंट्री फेडरलिज्म को यूज़ करता है, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करता है। इट्स प्रैक्टिस इन मॉडर्न टाइम्स स्टार्टेड आफ्टर द अमेरिकन फेडरलिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1787। अब इसका मॉडर्न टाइम में जो इसका यूज़ होना स्टार्ट हुआ है वो हुआ है अमेरिकन फेडरेशन से, कि अमेरिकन फेडरेशन जब एग्जिस्ट हुआ था 1787 में, तब से ये फेडरेशन को वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। फेडरलिज्म इज़ द रिजल्ट ऑफ ए नंबर ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स। इट इवॉल्व आउट ऑफ द नीड फॉर ए यूनियन ऑफ ए नंबर of independent states who were not strong enough to protect themselves from outside danger and needed to promote their economic interest। कि फेडरलिज्म जो राइज हुआ है, फेडरलिज्म का जो रिजल्ट है, इसके पीछे काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, कि काफ़ी फैक्टर्स हैं। कि देखिए, पहले क्या होता था कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते थे, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते थे। अब वो इतने कैपेबल नहीं थे कि एक्सटर्नल अटैक से, यानी कि दूसरे कंट्री से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, या अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं, यानी कि अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते थे। अब इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, उन कंट्रीज़ ने आपस में एक ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, उन कंट्रीज़ ने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। देखिए, हाउएवर सच यूनिट्स डू नॉट सरेंडर देयर फ्रीडम कंप्लीट। अब वो इतने कैपेबल नहीं थे कि जैसे वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते, तो उन्होंने इनके आगे अब वो, और इसके लिए वो अपनी फ्रीडम को ख़त्म नहीं कर सकते थे। द फैक्टर्स विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ए फेडरल आर द प्रमोशन ऑफ द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। अब ये फैक्टर्स थे जिन्होंने कि फेडरेशन को लीड किया, फेडरेशन बनाना स्टार्ट किया। ठीक है ना, किसके लिए? नेशनल यूनिटी के लिए, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और इसके अलावा जो उनके बीच में कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए, अपने आप को एक्सटर्नल खतरों से डिफेंड करने के लिए।
उन्होंने फेडरेशंस को बनाना स्टार्ट कर दिया। फेडरेशन हो गया ग्रुप, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा, आपने 10th में पढ़ा था एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर क्या मतलब क्या होता है कि जब कुछ छोटी छोटे यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट्स को बनाती है। और होल्डिंग टुगेदर में क्या था कि एक बड़ी यूनिट है, उसने अपने आप को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब आता है डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड कन्फेडरेशन, कि फेडरेशन और कन्फेडरेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, फेडरेशन क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एज सेंटर एंड स्टेट्स कोऑपरेट विद ईच अदर। कि फेडरेशन में क्या होता है कि इट स्ट्रॉन्ग, की ये मजबूत होता है, जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर कर काम करते हैं। देखो, आपको भी मालूम है कि जब भी अगर हम कोऑपरेट कर कर काम करें तो काम करना बहुत ही ईजी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। जबकि कन्फेडरेशन में क्या है, इट इज़ वीक एज कंस्टिट्यूट स्टेट्स आर सन। ये वीक एक वो है, कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टेट्स है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, यानी कि वो किसी के नीचे दबकर काम नहीं करते। कि देखो, फेडरेशन में क्या है कि छोटी छोटी यूनिट्स होती है और ये मिलकर अपना एक लीडर चुन लेती है और फिर उस लीडर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और कहीं पर अगर लीडर अगेंस्ट भी जाता है, कोई गलत भी करता है, तो वो उसको रोक सकती है। लेकिन कन्फेडरेशन में क्या है कि ना तो वो अपना लीडर चुनती हैं और वो अपने आप में इंडिविजुअली काम करती है, मीन्स सभी अलग अलग, जिसकी वजह से कि वो वीक है। सेकेंड आता है फेडरेशन में, सोनिटी इन फेडरेशन रिसाइड्स इन द कंट्री एज ए होल। कि फेडरेशन में जो सोनिटी है, यानी कि जो इंडिपेंडेंस है, वो एक होल के रूप में काम करती है। होल के रूप में कैसे, कि वो जब एक अपनी इंडिपेंडेंस की, एक छोटी यूनिट अपनी इंडिपेंडेंस के लिए नहीं, पूरे जो कंट्री है, जो पूरी एक यूनिट है, उसकी इंडिपेंडेंस के लिए काम करती है। जबकि कन्फेडरेशन में सोनिटी का मतलब यहाँ हर स्टेट की अपने तक है, कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, एनफ है, दूसरा क्या है उससे कोई फर्क नहीं। जबकि कन्फेडरेशन में ऐसा नहीं है कि एक पर अटैक, जनरली फेडरेशन में क्या है कि एक पर अटैक वो माना जाता है सभी पर अटैक, जितने भी यूनिट्स हैं। और यहाँ पर एक पर अटैक तो एक पर ही है, दूसरा उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको कहते हैं इफ फेडरेशन इज ए परमानेंट अरेंजमेंट वेयर मेंबर स्टेट कैन नॉट सीड। कि फेडरेशन एक परमानेंट अरेंजमेंट होता है, परमानेंट एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जबकि कन्फेडरेशन में क्या होता है, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है, इसमें कोई भी कभी भी अलग हो सकता है। कि अगर वो पहली बात तो यूनिट नहीं बनाते, और अगर यूनिट बनाते हैं तो उनमें से कोई भी कभी भी अलग हो सकता है, जबकि फेडरेशन में वो अलग नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए फेडरेशन का यूएसए है, और अगर इसका बात करें हम कन्फेडरेशन का, सोवियत यूनियन जो आजकल रशिया के नाम से है, यूएसएसआर उसे बोला जाता था, और एक सीआईएस, ठीक है। तो ये चीज़ें। अब आता है मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म की क्या ज़रूरत है, कि मीनिंग क्या है, फेडरलिज्म होता क्या है। देखिए, फेडरलिज्म जस्ट लाइक डेमोक्रेसी मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। कि डेमोक्रेसी की तरह है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उसकी मीनिंग है, आप कह सकते हैं। द टर्म फेडरेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फोइडस विच मीन्स अरेंजमेंट। कि फेडरेशन जो है लैटिन वर्ड फोइडस से लिया गया, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट। दस द फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो फेडरल सिस्टम किस पर बेस्ड है, कि एग्रीमेंट पर, एक कॉन्ट्रैक्ट पर, उनके बीच में एक समझौता हुआ है। कंट्रीज लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड केम इनटू एग्जिस्टेंस एज a result of an agreement among several independent states or countries who surrendered their sovereignty and framed their constitution। कि यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ये एग्जिस्टेंस में आए एग्रीमेंट के बेस पर, कि छोटे छोटे कंट्रीज़ थे, उन सभी के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट हुआ और उन सभी ने मिलकर एक बड़ी यूनिट बना ली, ठीक है। जिसमें उन्होंने अपनी, आप कह सकते हो कि अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो सभी पर लागू होगा। इन बेसिक टर्म फेडरलिज्म मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्टेट। कि फेडरलिज्म का मतलब है एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन वेयर ए कंप्रोमाइज इज वर्कड आउट बिटवीन कॉन्करेंट डिमांड फॉर यूनियन एंड फॉर टेरिटोरियल डाइवर्सिटी विद इन ए सोसाइटी। कि जहाँ पर एक कंप्रोमाइज़ काम करता है, कि उनके बीच में एक कंप्रोमाइज़ होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जैसे हमने बताया कि एक बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट्स के बीच में, और उसके बेस पर वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं।
दिस इज़ डन बाय द क्रिएशन ऑफ सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम, और इसमें क्या होता है, सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम होता है विद इन सच यूनियन, जिसे कि यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, और दूसरा होता है स्टेट, कि सेंटर का काम क्या होता है, पूरी देश के लिए काम करना, और यूनिट्स का काम क्या होता है कि पर्टिकुलर जो स्टेट है उसके लिए काम करना। जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि हमारे यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट होती है जिसमें कि हेड पीएम होता है, पूरे देश के लिए काम करते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसका लीडर सीएम होता है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम करता है। तो वहाँ पर भी यही है, और वहाँ पर वो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और कोई भी उसमें जनरली ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट, उनको अपना सबॉर्डिनेट मान सकती है। सबॉर्डिनेट मीन्स कि उन्हें अपने नीचे दबा के काम नहीं कर सकती, लीगली उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो उनके अपने अंडर रखकर काम करे। फेडरलिज्म देयरफॉर एम्स टू डिवाइड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड रीजनल गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पर कि फेडरलिज्म का मेन एम क्या है कि पावर को डिवाइड करना बिटवीन सेंटर और रीजनल गवर्नमेंट में, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, इन सच ए मैनर, इस तरीके से पावर को डिवाइड करना है दैट ईच फंक्शंस शुड वर्क इंडिपेंडेंटली। किस तरह से वो करना है कि दोनों एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफियर ना करें और दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर सके, ठीक है। अगर देश के रिगार्डिंग काम है, पूरे कंट्री के रिगार्डिंग काम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डिसीजन ले, और एक स्टेट के रिगार्डिंग काम है तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर काम करे, ठीक है। तो फेडरलिज्म का मतलब जनरली यही है कि पावर को डिवाइड करना, किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में। और फेडरलिज्म की ज़रूरी क्यों था, फेडरलिज्म की आवश्यकता क्या थी, फेडरलिज्म की आवश्यकता ये थी कि छोटी छोटी यूनिट्स थी, वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, तो उन्होंने मिलकर एक बड़ी यूनिट बना ली, एक ग्रुप बना लिया, और वही एक फेडरेशन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।